हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के एडिटोरियल और ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो आज हम 3 टॉपिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट वन एक्चुअली छोटे छोटे हैं। आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दीज आर्टिकल्स, पर मेरे थोड़े एनालिसिस है इसके बियॉन्ड। तो पहला आर्टिकल है अबाउट द चाइल्ड एट सेंटर। ये एक एडिटोरियल था एंड इट इज टेलिंग अस अबाउट एक क्रिटिक है और ठीक है, तो इसको देखेंगे। देन सीपीआई अ केज्ड पैरट। Actually, the article was a candid conversation on the caged parrot. ठीक है, तो उसके ऊपर है। सो मुझे वो इतना कैंडिड नहीं चाहिए, मेरे को तो हमें तो एग्जाम के लिए चाहिए, तो एक होलिस्टिक एनालिसिस। देन तो थोड़े और एडिशनल पॉइंट्स है अबाउट द इश्यूज विद ऑटोनॉमी एंड कुछ कमिटी रिपोर्ट्स है, रिकमेंडेशंस है एज टू हाउ वी कैन ब्रिंग अबाउट अ रिफॉर्म इन द फंक्शनिंग ऑफ सीपीआई। देन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है विद रेफरेंस टू आंध्र प्रदेश, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कॉन्सिक्वेंसीज होती है और जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो एक साथ होने चाहिए, दे शुड मैच। सो दे हैव डिसाइडेड ओके फाइन वी विल ऐड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो उसी का एक्सप्लेनर सेक्शन है, आसानी से वो कवर हो जाएगा। चलिए तो आते हैं द फर्स्ट थिंग, Mission Vatsalya must, the child at the center, Mission Vatsalya must bring together services and structures to help children in distress. पहली बात, आर्टिकल आपसे ना स्टार्ट करता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स को रिस्ट्रक्चर किया गया था एंड 3 पार्ट्स में सारी स्कीम्स को डिवाइड कर दिया। पहला वाला जो था दैट इज़ अबाउट न्यूट्रिशन। ये पीआईपी है बाय द वे, न्यूट्रिशन रिलेटेड। तो उसमें आईसीडीएस, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, पोषण अभियान, ये सारी स्कीम यहाँ पे डाल दी। अब देख लीजिए, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0। तो ये अम्ब्रेला स्कीम है और इसके नीचे काफ़ी सारी स्कीम्स डाल दी है। देन इश्यूज विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ या फिर सम अब्यूज इज टेकिंग प्लेस, तो उसके लिए द मिशन वत्सल्य की अफेक्शन के साथ, वत्सल्य इंग्लिश में अफेक्शन है, अफेक्शन के साथ बच्चों की समस्या को का समाधान करें। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। देन वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए कुछ स्कीम्स है जैसे कि संबल, वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, वुमेन्स हेल्पलाइन, स्वाधर, उज्ज्वल। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स है यहाँ पे। यू शुड रीड मोर अबाउट देम, स्पेशली स्वाधर गृह एंड उज्ज्वला। देन देर इज समर्थ्या। समर्थ्या के अंदर और स्कीम्स आती है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्रेशे स्कीम, क्रेशे यहाँ पे भी है, क्रेशे वहाँ पे भी है। प्रधानमंत्री वंदना योजना, प्रधानमंत्री वंदना योजना, मेटर्निटी बेनिफिट, लैक्टेटिंग मदर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। जेंडर बजटिंग एंड रिसर्च, ठीक है, ये जेंडर बजटिंग पे आ चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पे क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, तभी दिस शुड बी यू, देयर इज अ टाइपिंग एरर ओवर हियर। ओके राइट, सो दीज आर द स्कीम्स ओवर हियर दैट हैज बीन रिस्ट्रक्चर्ड। अब ये आर्टिकल बोल रहा है कि ये आपने जो ये देख लीजिए, न्यू ट्रायड ऑफ स्कीम्स अलॉन्ग विद मिशन शक्ति, पोषण एसेक्टर। अच्छा, ये बोल रहा है कि हम लोग जो बच्चों के लिए स्कीम्स लेके आ रहे हैं मिशन वात्सल्य, उसमें एक प्रावधान है चाइल्ड लाइन का। मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को कोई घर पे पिटाई हो रहा है या फिर कोई अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, सो चाइल्ड स्पेसिफिक, तो वो बच्चे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1098। तो चाइल्ड स्पेसिफिक जो कंसर्न्स है उसको वहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। अब टिपिकली ऐसा होता है कि आपने 1098 पे कॉल किया, ठीक है, तो वो चला जाएगा कोई सिविल सोसाइटी, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है, उस तरह की संस्थाओं के पास जाएगा जो संवेदनशीलता के साथ, सेंसिटिविटी के साथ उनको एड्रेस कर सके कंसर्न्स को, और बच्चे भी कॉन्फिडेंट फील करे कि वो बात कर सके, अपने दिल की बात रख सके, उसको मन की बात रख सके बच्चों अपने जो भी जिनको भी उन्होंने कॉल किए। इन्होंने क्या किया मिशन वत्सल्य में, इन्होंने ये जो टोल फ्री नंबर तो दे दिया, पर उन्होंने कहा कि ये ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास रहने का मतलब है कि अगर जब कॉल आएगा तो ये पुलिस के पास जाएगा, पुलिस इसको सुनेगी। पर इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 25 साल हो गए चाइल्ड लाइन को होते हुए, हमने देखा है कि जब बच्चे कॉल करते हैं तो वो पुलिस वालों से बात करने से हिचकिचाते हैं, दे फील अनकंफर्टेबल, दे डोंट फील लाइक टॉकिंग।
कभी कॉल भी कर दिया। एक बार चेन्नई का एग्जाम्पल है कि 2003 में उन्होंने चेन्नई में रखा था, एक एक्सपेरिमेंट करी थी। उन्होंने कहा चलो आदमियों से दिक्कत है बात करने में, तो ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में कॉल चला जाएगा, ठीक है, इवन महिला पुलिस। बट इन दैट केस ऑल्सो कितनी बार ऐसा होता था कि कॉल आता था तो कोई हेलो 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 ब्लैंक कॉल दे देते थे बच्चे, ठीक है। तो ये था। अब पुलिस वालों को ये ड्यूटी पे लगा दिया, और ऐसा होता है कितनी बार कि बच्चे कॉल कर रहे हैं कि वो किसी से बस बात करना चाहते थे। वो पुलिस का काम नहीं है, वो शायद कोई और इसको ज़्यादा अच्छा से कर सकता था, है ना। तो कोई और इसको ज़्यादा अच्छे से कर लेता था। पर अब ऐसी ड्यूटीज़ में पुलिस वाले लग गए, शायद उनको कोई और ड्यूटीज़ में होना चाहिए था लॉ एंड ऑर्डर बचाने के लिए, बट वो ऐसी ड्यूटीज़ में पुलिस का रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। सो दिस इज इट वाज सीन एज अ रॉन्ग थिंग। तो फिर उन्होंने वापस उसको चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और उनके पास दे दिया। अब वापस से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास चला गया है मिशन वत्सल्या। जस्टिफिकेशन दी है कि हम डाटा सेंसिटिविटी है तो हम इसीलिए हम MHA के पास दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही है द चाइल्ड एट द सेंटर। तो चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचिए, और ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स जस्ट ये स्कीम्स के कंपोनेंट, स्कीम में क्या क्या होता है वो सब चीजें। ओके, अ कैंडिड कन्वर्सेशन अबाउट द केज्ड पैरट, एंड वी ऑल नो हु इज द केज्ड पैरट। Some people have a disagreement. Okay, तो CBI, which people? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उन्होंने कहा कि देखो CBI कोई केज पैरट नहीं है, आप ऐसे ही बात करते रहते हो, उसको बदनाम मत करो, हम जब से आए हमने सब ठीक कर दिया है, पहले था अब नहीं है। चलो, तो ये केज पैरट से क्या मतलब है? तोता है, पिंजरे के अंदर बंद है, जैसा बोलो वैसे बोलेगा, अपने मर्जी से उड़ नहीं सकता, काबू करके रखा है। किसने? इस केस में बात कर रही है रूलिंग पार्टी ने तोते को पिंजरे में बंद कैद करके रखा है। जिसके अगेंस्ट यूज़ करना है वो कर सकते हैं, और हम जानते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि जो ऑपोजिशन में है उन पे टारगेटेड किए जाते हैं। और ये जो CBI वगैरह है, इनका मैंडेट भी पहला मैंडेट तो इनका ये था कि करप्शन के इश्यूज़ को एड्रेस करना। संथनम कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ है, करप्शन वगैरह के इश्यूज़ होते हैं, उनको रेक्टिफाई करे। बाद में हीनियस ऑफेंसेस, क्राइम्स ऑफ सीरियस नेचर, वो भी इसमें डाल दिया गया। इट्स अ प्रीमियर एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो ये इनको केज पैरट तो थोड़ा बोल दिया, इसको केज पैरट कौन बोले? जस्टिस JS वर्मा ने इनको बोला था इन द फेमस, यहाँ लिखा नहीं हुआ, हवाला केस, जैन हवाला केस, इट्स हवाला लिखा ना यहाँ पे, जैन हवाला केस में ऐसा बोला गया था, ठीक है। तो जैन हवाला केस में बोला गया था, विच इज ऑल्सो नोन एज विनीत नरेन केस, ठीक है, विनीत नरेन केस। तो उसमें उन्होंने जताया था कि यार क्या बात है, ये आप CBI बना रखा है, पर इसको कहीं भी आप उड़ाते रहते हो तोते को, ठीक है। इट कैन टारगेट एनीबडी। देयर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ द एजेंसी। और ये पॉलिटिकल क्लास जैसे बोल रही है, बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो ये ऑटोनोमसली काम नहीं कर रही, इनका इन्वेस्टिगेशन भी ठीक नहीं है। सो इवन नाउ रिसेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द CBI। तो उन्होंने इस पे भी यहाँ पे कंसर्न अपना एक्सप्रेस किया था। ओके, तो ये है। तो इसको क्वेश्चन को ही देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, बाद में अपने आप पॉइंट्स अपनी जगह में पड़ जाएंगे। सो UPSC कैसे पूछेगा? देयर हैज़ बीन कंसर्न्स एक्सप्रेस अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ CBI इन रिसेंट टाइम्स। डू यू थिंक दीज कंसर्न्स आर जस्टिफाइड? ठीक है, सिंपल। तो व्हेन यू आर राइटिंग यू नीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप बताएंगे CBI के बारे में, CBI के मैंडेट के बारे में आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। देन यू विल ब्रिंग आउट द इशू ऑफ ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी के ऊपर इश्यूज रेस एक्सप्रेस किए गए, मोस्ट फेमसली इन द विनीत नरेन केस, in which Justice JS Verma had expressed that the CBI is nothing more than a caged parrot, and lamented the issue of political interference by the political class on the CBI over here. ठीक है. It also prescribed certain remedial measures such as the appointment of the CBI director shall be done by a collegium.
So it shall be done by a selection panel and not directly by the government, because then they may play a role, they may appoint a person who is favorable to their political views. So that should not take place. And the CBI director should have a fixed tenure of 2 years. Okay, so some recommendations were given. Okay, now issues with reference to autonomy. So one thing I told you that there is this concern that of politicization of the institution of CBI. Now there are certain other issues. It says that this agency is dependent on the Home Ministry for staffing. Right? So since many of its investigators are from the IPS. Law Ministry for lawyers. So it is not independent in that sense. Then it is the most of the officers that are there, they are on deputation. So since they are on the deputation, the government may appoint the people that they favor from the state. They, police people, they work in the state quarters. So the people that they favor, they may be put over there. Okay. So they may be manipulated eventually. Then they are dependent on the state government. Consider this, that Mamata Banerjee, right? Mamata Banerjee is in the opposition, TMC, although not in the state. So central government, they wanted to depute the CBI to investigate certain officials for corruption related things. So there is a provision that the consent of the state government is required. So dependence on state governments for invoking its authority to investigate cases in a state, even when it targets a central government employee. So they're dependent. So here again you may see that there is this issue with reference to autonomy. And yes, the police is a state subject. Right? So these are certain issues over here with reference to autonomy over here. So we see, the thing is that we're not restricting ourselves to the issue of politicization, how much you can write about it. There are many other things associated with the institution of the CIB which has to be brought out. So these are the points. Then you may say that, see, do you think these concerns are justified? Now, is it justified? Well, the courts feel it is, but we have to give a balanced viewpoint. We have to give an alternative perspective. So in this article, R.K. Raghavan, who is formerly, he was a director of the chief, the CBI. So he says, see, it's very simple. Not all cases are politically motivated. So you can quote him and say that merely 10% of the cases, high profile cases, are associated over here. The CBI has played a positive role in solving high profile criminal cases independently, and even when it include big politicians like the Chief Minister of Bihar. So it has been able to do that. Right. Then there have been directors who have been able to raise opposition to the Prime Minister for certain actions that their cabinet have recommended. So they have expressed their concerns and who have stood against it. Right. So there are certain things that you can bring out over here. So in totality, yes, there are certain concerns associated with the functioning of the institution of the CBI. And yes, there is a need for bringing out a reform. But to brand it caged parrot and comprehensively putting it that, see, this institution is false, it's not doing its work autonomously, that is also not the complete truth. Now here are certain recommendations which have been given for reforming the CBI. You can take the screenshot, otherwise I'll just be reading these points over here. Right, so the points I have highlighted. So you can see the points of the second ARC, the views of the Parliamentary Standing Committee. Then ensure financial autonomy, bringing out a new CBI Act. Now remember, CBI is, by the way, not a statutory body. CBI was created as a part of the Delhi Special Police Establishment Act. It was not part of also. It was basically passed by a resolution of the Ministry of Home Affairs. And it derives its powers from the Special Police Establishment Act, and therefore it is not a statutory body because it was not created by a statute, but it derives its power. So these are different things.
Your answer ends here, by the way. And the recommendations, just in case if somebody, what reforms have to be brought out. So you can quote these things. Now, reorganizing Andhra Pradesh districts to match Lok Sabha constituencies. So see, there's a state, Andhra Pradesh state, the entire territory. These are constituencies. It is not necessary that the constituency means where people vote and send their representative to the Lok Sabha. In this case, it could be assembly elections also. So, not necessary that a constituency and the territories of a district may match. It's not a necessary condition over here. It wouldn't be true, not always. So what he's trying to do is, he says that ultimately when elections take place, people vote as to how the district is performing, how their respective people or administration is performing. So why not have the constituency, district and constituency be the same? So if they are the same, so somewhere we can have greater accountability obviously on the political classes. They are accountable, but we know clearly that this constituency belongs to this district magistrate in this place. So in that way we can fix accountability, and the functioning or the performance of these district magistrates and the district administration will be in accordance with how they perform in their respective constituencies. So if that constituency has done good work, administratively speaking, people will also be happy, and they will award the politicians from there back into the constituencies, Lok Sabha constituencies. Now here it says that the district magistrates are responsible to achieve these sustainable development goals. So you should read by yourself. It is for 2015 to 2030, and basically some goals that the world should collectively work on and bring about to create a better world on the lines of sustainable development. And there are different goals associated with it. Fine. So this is it. You should read by yourself. And each country must have its own set of laws, systems as to how they achieve this target. So performance of the collectors would be assessed based on the steps taken to achieve the goals. Now, this is one perspective. The other thing is that this has resulted in creation of new districts. So 13 new districts have been formed. तो 13 नई districts बन गई यहाँ पे, है ना? मतलब नई district करने का मतलब क्या है कि districts जो existing थी वो छोटी हो गई तो मतलब administration आपकी ज़्यादा पास है, कलेक्टर आपके ज़्यादा पास है, ऑफिसेस आपके ज़्यादा पास है. तो एक तरीके से आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी अथॉरिटी से सवाल पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि हमको ये दिक्कतें हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी आसान है ना. नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन करनी मुश्किल हो जाती है. सो दिस इन दैट वे इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे. नाउ दिस विल रिक्वायर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करेंगे तो इसका ये भी मतलब है कि शायद आपको कहीं कहीं पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, नए ऑफिसेस बनाने पड़ेंगे, राइट. सो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड, विल हैव टू बी क्रिएटेड ओवर हियर. अब मेरे को ना एक चीज़ लगती है यहाँ पे, थोड़ी दिक्कत लगती है कि या तो ये बार बार डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री चेंज करे, बिकॉज यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन. पॉलिटी में आपने या पढ़ लेंगे थोड़ी देर में. तो डीलिमिटेशन कमीशन, उसका काम क्या होता है कि वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को मार्क करता है. ठीक है, तो उसका काम ये है, उसको स्पेसिफाई करता है, और फिर ये पार्लियामेंट इसको पास करती है, फिर चेंज हो जाता है. एंड दीज आर बाइंडिंग बाय द वे. ओके, तो ये टाइम टू टाइम करते हैं, सेंसस के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होती है. अब इसका क्या मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट, अब ये आपने डिस्ट्रिक्ट ये बना दी थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी यही थी, अब उन्होंने बोला नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ ऐसी लगेगी अब, तो फिर चेंज हो जाएगा. तो या तो बार बार आप डिस्ट्रिक्ट चेंज करो. दूसरी चीज़ जो मेरे को लगी, बताते टाइम ही लग रही थी, कि अगर मान लो कि डिस्ट्रिक्ट ये है और डिस्ट्रिक्ट बोलो का जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में परफॉर्मेंस होती है, प्रिंसिपली ठीक लगता है, बट वुड इट अमाउंट टू एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जो डीएम है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहे, तो उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, शायद उन्होंने काम ठीक किया, देयर वर अदर फैक्टर्स, है ना. देयर आर सर्टेन कंसर्न्स. हो सकता है कि अब वो बोले कि मैं कैसे भी करके स्टेट मशीनरी, भाई कैसे भी यहाँ से इलेक्शन जीतना है,
तो वो उसको फेवर करे, अनफेयर मीन्स ऑल्सो मे बी। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स बताते बताते ही दिख रही है यहाँ पे। चलिए, so this concludes the session. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhashish. Bye bye, take care, and please feel free to attempt the answers if you wish, and you can share it. Okay, bye bye, take care, and all the best.